Hey everyone, welcome back to part 4 of breathing and exchange of gases. तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का रैपिड फायर इसमें हम करेंगे। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप रिप्लाई करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, अपने आप से सोच लेना कि हाँ फटाक से आंसर ये होगा एंड उसके जस्ट बाद मैं भी आंसर बता दूंगा, आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड दूसरी चीज़, अभी पार्ट 3 तक शायद पार्ट 3 पार्ट इस वीडियो के चले गए हैं ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस चैप्टर के। पार्ट 4 है, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। और रिस्पांस की बात करूं तो रिस्पांस आपका ठीक ही रहा है एंड अगर हाँ आप में से 5 लोग भी हैं, सिर्फ 5 लोग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों में से 5 लोग भी हैं जो कि वीडियो पूरा देखेंगे एंड इससे कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है, देन वो भाई कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता लगता रहेगा कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है, कंटेंट को जारी रखा जा सकता है। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए देन कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। 38 क्वेश्चन नंबर से लेके 57 तक आज करने वाले हैं, जिससे ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इन अ रिवर्सिबल मैनर। क्या बनाता है बाइंड करके? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। 39 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन हीमोग्लोबिन कैरी। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 फैक्टर्स दोज इंटरफियर विथ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन आर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, यानी कि बाइंडिंग नहीं होने देते हैं? तो हाई CO2 कंसंट्रेशन हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, या फिर हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाए, या फिर अगर हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसी को हम बोल सकते हैं लो pH हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। कैसा होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? तो सिग्मॉइड कर्व होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 42 फैक्टर्स व्हिच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल होते हैं? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हाई O2 कंसंट्रेशन हो जाए, लो CO2 हो जाए, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाए, देन इससे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए इफेक्टिव कंडीशन होती है, यानी कि बेस्ट कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। CO2 का डिसोसिएशन होता है किससे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। कब होता है? डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस कब होता है? जब हाई O2 कंसंट्रेशन हो, लो CO2 कंसंट्रेशन हो, यानी कि PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई, ठीक है। 44 एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज। टिश्यू साइट में CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टिश्यू साइट में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? वाई? टिश्यू साइट पे CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है, यानी कि ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू कौन सा रिएक्शन? ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहां पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म। CO2 जो है डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में और क्या बनाता है? और ये जो यहाँ से CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है टिश्यू में, वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया है एंड सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि थोड़ी सी मुझको भी जानकारी मिल जाती है कि सीरीज में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और इसे कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 CO2 प्लस H2O मिल के बाइकार्बोनेट बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। कौन सा एंजाइम यूज होता है? एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंड यही H2CO3 टूटता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 निगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दोनों केस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज होते हैं। क्वेश्चन 46 एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एल्वियोलाई में कितना ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है? ऑक्सीजन नहीं, CO2 डिलीवर करता है। कितना? 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन स्ट्रेनस हो, यानी कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तो 4 की जगह 14 ml ऑफ CO2 डिलीवर कर दिया जाता है टू द एल्वियोलाई। ऐसे ही 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन जो है टिश्यू को डिलीवर करता है? तो 5 ml, और जब स्ट्रेनस कंडीशन आती है तो 15 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47
ह्यूमन बींग्स हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय द हेल्प ऑफ। ह्यूमन बींग में एबिलिटी होती है कि वो मॉडरेट कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को, किसके हेल्प के थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम। किसके हेल्प के थ्रू करते हैं? न्यूरल सिस्टम के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन कौन मतलब ब्रेन का कौन सा रीजन है जहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है? ये बता दूं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन डीआरजी भी कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन के किस रीजन में प्रेजेंट होता है? तो ये मेडुला ऑब्लिंगाटा में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगाटा रीजन में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 49, सेंटर व्हिच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन। एक ऐसा सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 50, कीमोसेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रेस्पिरेशन टू। कीमोसेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रेस्पिरेशन। जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है वो सिग्नल भेजता है नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के लिए फॉर रेस्पिरेशन। किसके पास सिग्नल भेजता है? तो कहाँ भेजता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ये जो है इंफॉर्मेशन भेजता है। कौन? कीमोसेंसिटिव एरिया। क्वेश्चन 51, आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर्स कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन। आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी के जो रिसेप्टर होते हैं वो जो है चेंज रिकॉग्नाइज करते हैं। किन में चेंज रिकॉग्नाइज करते हैं? तो ये हाइड्रोजन आयन एंड CO2 कंसंट्रेशन में चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्वेश्चन 52, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन उतना रोल नहीं प्ले करता है एंड CO2 जो है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन 53, इसमें मैच द कॉलम क्वेश्चन है। अस्थमा, एम्फाइजीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन किससे मैच करेगा? तो अस्थमा में क्या होता है आप बताइए। अस्थमा में क्या होता है? वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। अस्थमा का सिम्टम क्या है? वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। एम्फाइजीमा में क्या होता है? एम्फाइजीमा की अगर हम बात करें तो एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ये एम्फाइजीमा है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ORD, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इसमें इन्फ्लामेशन होता है जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है। क्वेश्चन 54, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू। अगर डस्ट के साथ ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो क्या हो जाता है? देन इन्फ्लामेशन लीडिंग टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स। अगर डस्ट से ज्यादा क्या हो जाए? ज्यादा एक्सपोजर हो जाए डस्ट का, देन इन्फ्लामेशन हो जाता है जो लीड करता है टू द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स। ये थोड़ा सा मुझको भी नहीं आता, NCERT की लाइन है तो याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स। इस स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपने एल्वियोलाई देखा होगा, तो उसमें जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली होती है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई होती है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी ब्लड कैपिलरी होती है। 3 लेयर होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में जो कि लेस देन 1 मिलीमीटर, इतनी कम थिकनेस होती है कि लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस से भी कम होती है। और 3 लेयर होती है। अगर सेलुलर लेयर की बात करें तो ओनली 2 सेलुलर लेयर होती हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहां पर वो सेलुलर नहीं होती है, वो एसेलुलर लेयर होती है। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपको एल्वियोलाई में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है 40 mm of Hg, एंड एल्वियोलाई में O2 का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 mm of Hg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो O2 होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 90 mm of Hg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 40 होता है एंड CO2 45 होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए।
और एक डायग्राम बेस्ड और क्वेश्चन है जो कि एक्सपायरेशन जब होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, देन क्या होता है, देन वॉल्यूम ऑफ थोरिक्स डिक्रीज होता है, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जो रिब्स एंड स्टर्नम है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, एंड डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप्ड होता है, जब ये स्ट्रेच करता है तो ऐसे हो जाता है, जब रिलैक्स करेगा फिर से डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा पूरा चैप्टर। बोले तो कौन सा चैप्टर था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि पार्ट 4 था, और हमने लगभग 57 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं टोटल पार्ट 1 से 4 में, और काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अगर ये सब क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मतलब कि टॉपिक आपका बढ़िया तैयार है, और कभी भी चैप्टर पढ़िए, उसके बाद यहाँ से आके डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं आप आंसर दे के। ऐसा नहीं है, ये एक्टिव रिवीजन होगा आपका कि भाई खुद आंसर दे रहे हैं, और तुरंत आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर तुरंत बता देता हूँ। सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सीरीज चलनी चाहिए। अगला चैप्टर क्या हो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि कल नेक्स्ट जो है मैं वही चैप्टर उठाऊँ। तो अगला चैप्टर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।